कार्बीन्स. Carbenes are the neutral divalent organic species in which carbon is bonded to two atoms. ये एटम सेम भी हो सकते हैं, ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं. मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन दो एटम से बंधा हो और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसी स्पेसीज को बोला जाता है, उस स्पेसीज को बोला जाता है कार्बीन. यहाँ पे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर हो जाए तो मिथाइलिन. क्लियर? अगर इसी पर्टिकुलर पे यहाँ पे Cl और Cl हो जाए तो इसका नाम डाइक्लोरोकार्बीन. क्लियर? तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है रिमर-टिमन जिसमें कार्बीन का फॉर्मेशन सोचते हैं, और एक होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और उस कार्बाइल अमीन रिएक्शन में भी हम कार्बीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन सोचते हैं. क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इन्वॉल्व होने के कारण कार्बीन की इंपॉर्टेंस भी सबसे ज़्यादा है. क्लियर? तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहला अगर हम फॉर्मेशन की बात सोचते हैं तो ये सोचते हैं फ्रॉम डाइजोमीथेन, कि अगर सिस्टम में डाइजोमीथेन है और डाइजोमीथेन को गर्म कर दें तो डाइजोमीथेन है क्या चीज़? CH2 और N2. अगर ऐसा लिखा हो दिस कंपाउंड इज डाइजोमीथेन, तो इसी डाइजोमीथेन को कभी कभी हम CH2N2 लिख लेते हैं. क्लियर? इसी में अगर हम इसको हीट करें तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, और नाइट्रोजन गैस निकलने के बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड होता है CH2 दो इलेक्ट्रॉन, मतलब मिथाइलिन फ्री मिथाइलिन कार्बीन. क्लियर? मतलब CH2 दो इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसी में दूसरे अगर बात करें तो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉम रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ बेस. क्लियर? वो बेस जनरली हो सकता है NaOH या KOH. कि अगर मान लो मैंने KOH के साथ रिएक्शन कराया तो ये पर्टिकुलर क्लोरोफॉर्म है, और KOH के साथ रिएक्शन कराया तो केस बेस इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को खींच लेगा, और प्रोटॉन को खींचने के बाद ये सबसे पहले बनाएगा ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन, और ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन से हैलोजन सिस्टम से बाहर निकल जाएगी एज अ लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो पर्टिकुलर होता है डाइक्लोरोकार्बीन. तो इन दोनों रिएक्शन की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दोनों का एप्लीकेशन बार बार आता है. क्लियर? जैसे इसकी बात करें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन कभी ऐसे ले लेगा कि ये कंपाउंड है फिनॉल और इसके ऊपर कह दे CH2N2 और ही फाइंड द प्रोडक्ट. तो इसका सबसे पहले कि बेस इसके एसिडिक हाइड्रोजन खींचेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन खींचने के बाद ये बना लेगा फिनॉक्साइड, और उसके बाद जब प्रोटॉन को खींच रहा होगा तो यहाँ से मिल जाएगा CH3N, और ये इसके ऊपर अटैक करके बना लेता है एनिसॉल OCH3. क्लियर? इसका मतलब फिनॉल का रिएक्शन जब डाइजोमीथेन के साथ कराएंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दिस प्रोडक्ट इज एनिसॉल. अगर इसी तरह से अगर मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले ली और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर मैं डाइजोमीथेन के साथ कराता हूँ तो फिर से बेस इसके एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन खींचने के बाद ये बना लेगा कार्बोक्सिलेट आयन, और ये कार्बोक्सिलेट आयन फिर से इस पर्टिकुलर पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके नाइट्रोजन गैस को सिस्टम से बाहर निकाल देती है, और यहाँ से मिल जाता है मिथाइल एस्टर. तो इसका मतलब एसिड या फिनॉल का रिएक्शन अगर मैं डाइजोमीथेन के साथ कराता हूँ तो फिनॉल से एनिसॉल का फॉर्मेशन एंड एसिड से हमें मिल जाता है मिथाइल एस्टर. तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. और अगर मैं बात करूँ दूसरा जिसको मैंने बोला था क्लोरोफॉर्म और बेस, तो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा यूज होता है, और इसका एप्लीकेशन दो जगहों पे आता है, और वो एप्लीकेशन आता है व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म in presence of base, it gave salicylic as a product. Clear? Salicylic as a product. This reaction is called as Raman-Tiemann reaction. Tiemann reaction. इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है कि जब फिनॉल का केमिकल रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के द्वारा कराते हो तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सल्फाल्डिहाइड. क्लियर? मैंने पहले बोला था कि बेस प्रोटॉन को खींचकर कार्ब एनायन बना लेगा, कार्ब एनायन के प्रेजेंस में हैलोजन निकलकर डाइक्लोरोकार्बीन बना लेगा, और वो बेस इसके प्रोटॉन को खींचकर फिनॉक्साइड बना लेता है, और फिनॉक्साइड फिर इसके ऊपर अटैक करके CH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है. इसको बाद में मैकेनिक्स के रूप में देखेंगे. तो अभी केवल ये एक रिएक्शन
कि जब फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड और सैलिसाइल्डिहाइड इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिमर-टिमन रिएक्शन। और दूसरा जिसकी इंपॉर्टेंस आती है वो आता है एनी अमीन, प्राइमरी अमीन, क्लियर, वेदर इट इज एरोमेटिक और एलिफेटिक, एनी प्राइमरी अमीन ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म in presence of base give isonitrile as a product which have bad smell, foul smell। और इस तरह के रिएक्शन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो दो रिएक्शन ऐसे दिमाग में रखने हैं, एक है फिनॉल का क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रिमर-टिमन, और दूसरा जो दिमाग में रखना है aniline or any primary amine on reaction with chloroform base give isonitrile as a product which have foul smell, clear, and this reaction is called as carbyl amine reaction। तो इसके इंपॉर्टेंस भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर इन दोनों नेम रिएक्शन के कारण। अगर स्टेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कार्बीन्स के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो भी एटम अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, मतलब चाहे वो प्लस m हो चाहे वो प्लस i हो, क्लियर, वो इसको स्टेबल करेंगे, और जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे वो सारे के सारे इसको अनस्टेबल करेंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें कि कार्बीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो कार्बीन के लिए मैंने बोला था कि 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर इस रूप में है। तो इसके लिए 2 स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं, एक स्ट्रक्चर बोलते हैं सिंगलेट और एक स्ट्रक्चर बोलते हैं ट्रिपलेट। मतलब अगर मैं सिंगलेट बनाना चाहूँ तो ये कार्बन है, क्लियर, इसमें 2 बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर ऐसा बना हुआ है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिंगलेट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो ये कार्बन है, क्लियर, इस पर्टिकुलर से ये 2 बॉन्ड बना रखे हैं, और इस पर्टिकुलर में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो इस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर को बोला जाता है वो स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्रिपलेट, और इस स्ट्रक्चर को जो बोला जाता है वो होता है सिंगलेट। तो आउट ऑफ दीज 2 ट्रिपलेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगलेट, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अल्कीन्स लें और अल्कीन्स के ऊपर अगर CH2 का रिएक्शन करा दें डाइज़ोमीथेन से, ये मैंने फॉर्म कर लिया, तो ये CH2 इस पर्टिकुलर इंसर्ट होते हुए ये बना लेती है साइक्लोप्रोपेन। तो एक रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको पढ़ाएंगे कि जब अल्कीन का रिएक्शन डाइज़ोमीथेन के साथ कराएं, मतलब कार्बीन के साथ कराएं, तो ये कार्बीन इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड से इंसर्ट होकर साइक्लोअल्केन बना लेता है, क्लियर। तो अगर मैंने सिंगलेट विद कार्बन लिया हुआ तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, क्लियर, इस पर्टिकुलर में हमेशा ही एक साइड से अटैक होता है। लेकिन अगर हमने ट्रिपलेट लिया तो ट्रिपलेट में एक इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्ड बनाकर रोटेशन कर लेता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, और रोटेशन करते हुए मिक्सर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मतलब अगर मैंने ये सिस लिया हुआ है तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी सिस होगा इन केस ऑफ सिंगलेट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिस लिया हुआ है और ट्रिपलेट कार्बन का रिएक्शन करा रहा है तो उस पर्टिकुलर से सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म होते हैं। ये बाद में आएगा केमिकल रिएक्शंस में। अभी केवल ये कि अल्कीन्स के ऊपर अगर मैंने कार्बन का रिएक्शन करा दिया तो ये कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ ऐड करके और यहाँ पे बना लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, क्लियर।